हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा कि पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों पुर्तगाली जो है 1542 ईस्वी में जैसे ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य भारत के आगमन के पश्चात हुआ। तो ये कहाँ आए थे? 1542 ईस्वी में कहाँ पहुंचे थे? अकबर के दरबार में जेसुइट ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों को लाभ करवाया। तो यहाँ तक हमने अपनी क्लास में पढ़ा चुका है पिछली क्लास में। तो यहाँ तक आप लोग ने देखा। और अब इसके अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डचों के आगमन के बारे में। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी चलेगी आज। लंबी चलेगी क्लास, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं जल्दी से कवर करा दें आप लोगों का। तो जल्दबाजी का काम किसका होता है, जानते ही हैं। तो धीरे धीरे करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में भी आए और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझ में आए। मैं खुद भी पढ़ता हूँ तभी तो पढ़ाता हूँ आपको। तो जैसे मैं समझता हूँ उसी टाइप से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये भाई आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग कैसे समझते हैं। और हाँ, एक और बात थी कि हमने अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। कई लोग तो जुड़ भी गए हैं, तो आप लोग भी जुड़िए, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स उसमें जा रहे हैं। तो डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली का डेली मैं बना रहा हूँ, और आपके प्री और प्लस मेंस दोनों में काम आएंगे। अगर आप उसको मेरे शॉर्ट नोट्स को और स्पेक्ट्रम को एक बार उठा लेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। और अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आर हो चाहे यूपीपीसीएस हो, प्रीलिम्स तो इसी से निकल जाएगा, मेरे शॉर्ट नोट से ही। बाकी तो अगर आपको मेंस के लिए तो भाई स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच की थ्योरी जो है मैंने छोड़ दी है। अब भाई उसको अगर समझाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए इतना लंबा क्लास भी नहीं चलाना हमको। जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आगे क्लास पढ़ाते हैं हम, ठीक है। और आगे से बताते चलते हैं डचों के आगमन के बारे में। और ये देखिएगा, मेरा शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है मेरा। तो ये मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, कि काफ़ी लोग लड़कियां भी होंगी भाई, काफ़ी लोग लड़कियां होंगी। तो लड़कों का और लड़कियों का जानते ही हैं। लड़कियों की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन लड़कों को कोई नहीं पता है भाई। लड़कों का साले पढ़ेंगे कम और जानते हैं, बात ही अलग उनका। तो हर चीज़, इन सब चीज़ों से ध्यान को अगर हटा कर आप सिर्फ पढ़ाई फोकस करें, ठीक है। जो मैं बताते जा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देखिए, कॉन्सेंट्रेशन होगी, आप देखिएगा, ठीक है। डच डालेंगे, डच डच, ठीक है, डच डालेंगे, ओके। तो लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे हम, और मैं पूरा इसको खत्म कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। डचों ने अंग्रेजों की भारत सहित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत सहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था, ठीक है। डचों ने अंग्रेजों की भारत सहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, दिख तो रहा है। चलो ठीक है। इतनी गर्मी है तो फैन हम सब बंद करके पढ़ाना पड़ता है। तो एक मिनट हमारा है। हाँ, तो यहाँ तक आपने पढ़ा, डचों ने अंग्रेजों की भारत सहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था, ठीक है। तो अब इसके आगे, डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी
व्यापारिक कंपनी, ऐसे मैं शॉर्ट कट में पढ़ा दे रहा हूँ। व्यापारिक कंपनी थी किसकी? डचों की क्योंकि व्यापारिक कंपनी, ठीक है, डचों की व्यापारिक कंपनी थी। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी व्यापारिक कंपनी की, अरे चल क्यों नहीं रहा? व्हाट इज दिस? Why this is wrong with me? डचों की व्यापारिक कंपनी थी। डचों की व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। क्या किया था? इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि इसकी जो विशेषता थी क्या थी? विशेषता एक सेकंड, इसमें थोड़ी इंक खत्म हो गया तो डाल दो। हाँ तो देखिएगा, डचों की जो कंपनी थी व्यापारिक, उसकी प्रमुख विशेषता थी कि यह व्यापारिक, पूर्णतः व्यापारिक क्या थी? इसकी विशेषता, ठीक है, क्या थी विशेषता? विशेषता थी पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। व्यापारिक संस्था थी, ठीक है, क्या थी? व्यापारिक संस्था थी, पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। डचों की जो व्यापारिक कंपनी थी, डचों की व्यापारिक कंपनी थी, उसकी विशेषता थी क्या थी? पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी, ठीक है, लिख दिया ऐसे। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में, कौन था? हॉलैंड क्या था? हॉलैंड कहाँ था? हॉलैंड जो था वो यूरोप में, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ये समझाने के लिए ऐसे बनाना डायग्राम। हॉलैंड जो था यूरोप में, ठीक है, हॉलैंड जो था यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का, किसका? ये जो था ये आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड जो था यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक उद्यम था, जिसको बता चुके हैं। डच ईस्ट इंडिया पूर्वी व्यापारिक संस्था थी, तो यहाँ पे लिखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक वाणिज्यिक उद्यम था। क्या था? वाणिज्यिक उद्यम था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया क्या था? कंपनी एक वाणिज्यिक उद्यम था, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक तो है, ठीक। अब यहाँ तक आप समझ गए डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक वाणिज्यिक उद्यम थी और जिसने डचों को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है। जिसने वाणिज्यिक उद्यम था ही, लेकिन जो है ये क्या किया? इसने डचों को कहाँ किया था? कि डचों को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया, ठीक है। यहाँ तक समझे? डचों ने अंग्रेजों की भारत सहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था।
एक नया मोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, डचों की व्यापारिक कंपनी थी, उसकी विशेषता थी पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी, जो कि ये पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। तो 17वीं शताब्दी में हालैंड जो है यूरोप में, हालैंड जो था वो यूरोप में आर्मी वाणिज्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। किसका था? डचों का था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वाणिज्यिक उद्यम थी, एक वाणिज्यिक उद्यम थी, और इसने डचों को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया या बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो, अब यहाँ से खेल यहाँ से शुरू होता है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। और इसका मैंने जो पीडीएफ है मैं उसको दे दिया हूँ इस टेलीग्राम में, तो आप लोग जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो ये चीज़ें मैं समझाने के लिए किया हूँ, उसमें ब्रीफ में पूरा एकदम नोट डाउन करके भेजा हूँ। तो आराम से आप लोग बढ़िया से इत्मीनान से पढ़िएगा, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं बस, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा। अब यहाँ से कौन आया था, अब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी भी मिटाया नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब इससे आगे अब जो है कौन आया इसमें और आगे क्या हुआ। कार्नेलिस डी हाउटमेटल पहला डच था। यहाँ डालेंगे कार्नेलिस डी हाउट, चल नहीं आया, आने बैठे तो कुछ ना कुछ लगाया जाता है। कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन क्यों नहीं रहा डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था। क्या था ये जो था, अब मैं बता रहा हूँ इसको। कार्नेलिस डी हाउटमैन जो था ये क्या था, पहला डच था, पहला डच था, डच था। ठीक है, ये क्या था, पहला डच था, जो ये जो कि अभी बता रहे हैं, जो शॉर्ट निकाला पहला डच था। ये क्या क्या किया था पहले, ये है जो है 1596, कितना था 1596, जिसको बोलते हैं 1596 में। ठीक है, में सुमात्रा और बंताम पहुंचा, सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इतने ईस्वी में यह जो है सुमात्रा 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 तथा बंताम पहुंचा था, बंताम पहुंचा था। ठीक है, सुमात्रा तथा बंताम पहुंचा था। कार्नेल डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 ईस्वी में सुमात्रा तथा बंताम पहुंचा था। ठीक है, बंताम पहुंचा। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ तक हो गया, कम समझ में आ गया सबको। अब इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए नई कंपनी बनाई। इसने क्या किया, इसने जो है डचों को, इसने क्या किया, इसने यहाँ से लिखेंगे, इसने क्या किया, डचों को क्या किया था, आगामी उद्यम के लिए, आगामी उद्यम के लिए ये प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, प्रोत्साहित किया। फिर और अगले कुछ वर्षों के दौरान, कुछ वर्ष बाद
भारतीय व्यापार के लिए भारतीय भारतीय ये व्यापार के लिए भारतीय व्यापार के लिए नई कंपनी खोली, नई कंपनी बनाई, नई, ठीक है, कंपनी बनाई। कुछ वर्ष बाद भारतीय व्यापार के लिए इसने नई कंपनी बनाई। अब देखो, कार्नेलिस डी हाउस पहला देश था जो 1596 में सुमात्रा से बंगाल पहुंचा। फिर इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ वर्षों बाद भारतीय व्यापार के लिए उसने नई कंपनी बनाई। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इतना अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है, उसमें घुस के थोड़ी मैं समझा दूंगा, इतने बढ़िया समझा रहा हूँ तो आप लोग समझिए, और जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी मैं दे चुका हूँ, अब क्या दूं यार, इतना मैं हेल्प कर रहा हूँ, अब क्या दूं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से खिला आगे बढ़ेगा। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित, मार्च कितने में, मार्च 1602 में, ठीक है, मार्च 1602 में। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ से खेला पलटेगा भाई। 1602 में, मार्च 1602 में, ठीक है, 2 में डच संसद द्वारा घोषणा, डच संयुक्त कंपनी बोक की स्थापना हुई। इसी समय क्या हुई, बोक कंपनी की स्थापना हुई थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोक कंपनी की स्थापना हुई थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, स्थापना, ठीक है। ये वो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1602 में वो कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, डच संसद द्वारा पारित घोषणा। ये किसके द्वारा हुई थी, डच संसद द्वारा, ठीक है, द्वारा पारित उद्घोषणा, ठीक है, ये हो गया पारित घोषणा, ये हटा दिया, पारित हो गया था यहाँ तक, पारित, ठीक है, यहाँ उद्घोषणा, ये है डच संसद द्वारा पारित घोषणा के द्वारा मार्च 1602 में वो कंपनी की स्थापना हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इस कंपनी को कहाँ, भूमध्य सागर के पूर्व में, को भूमध्य सागर के पूर्व में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए अनुमति मिली थी। पूर्व में व्यापार करने की अनुमति, ठीक है। इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने की अनुमति थी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, अब इतना आराम से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। देखिएगा, डच संसद द्वारा पारित घोषणा, मार्च 1602 में वो कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति प्रदान हुई, ठीक है, यह मिली थी, जो भी आप लिख सकते हैं। फिर कंपनी का पूर्वी केंद्र, इस कंपनी का पूर्वी केंद्र, अब इतना तो आप जान ही गए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से मिटा देता हूँ, ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और ये यहाँ से ये हट गया, ये यहाँ तक मैं पढ़ाने के लिए ये समझा दूंगा। इसके कंपनी के बारे में बताना है कि क्या क्या इसने किया और इसके काम क्या क्या थे, बस। उसके बाद से भाई आप लोग की जिम्मेदारी है, पढ़ोगे तो ही कुछ होगा। और हाँ, एक चीज़ और जान लो कि ऑफिसर वही बनता है जो एकदम शालीन होता है, एकदम शांत स्वभाव का होता है। ऑफिसर को कभी देखो ज़्यादा या बाबा वो कहते हुए या फिर कुछ कहते हुए नहीं ना, तो
तो ऑफिसर बनने के लिए उसकी क्वालिटी आनी चाहिए आपके अंदर, उतना सोचने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया भाई, मैंने पढ़ा दिया है। अब इसके आगे देखेंगे कंपनी का, जो इस कंपनी का जो है पूर्वी केंद्र जो था, ये पूर्वी, अब यहाँ देखेंगे पूर्वी केंद्र, ठीक है। यहाँ तक केंद्र जो था पूर्वी केंद्र, वो कहाँ था? कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। बेटविया एक स्थान है, पूर्वी केंद्र कहाँ था? बेटविया, ठीक है, बेटविया, याद कर लीजिएगा इसको। कंपनी का पूर्वी केंद्र कहाँ था? बेट, हाँ बेटविया, बेटविया, बेटविया में स्थित था, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे, ठीक है। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कहाँ कहाँ स्थापित की डचों ने? डच, यहाँ डच लिखेंगे, ये सर्कल बना देंगे। कहाँ की? भारत की कहाँ कहाँ? भारत के पूर्वी भाग, ये यहाँ से करेंगे भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है। फिर एक और एरो लगाएंगे यहाँ, भारत के पूर्वी भाग में, फिर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। फिर नेक्स्ट कहाँ है? भारत की पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और पश्चिमी तट पर। कहाँ? पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर। क्या किया इन्होंने? यहाँ पे तीनों जगह क्या किया इन्होंने? सॉरी, क्या किया मैंने? डचों ने अपनी यहाँ पे क्या किया था? फैक्ट्रियां खोली थी। क्या खोली थी? फैक्ट्रियां, ठीक है, फैक्ट्रियां। डचों ने अपनी क्या खोली थी? फैक्ट्रियां। दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी तट पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देखो 1605 में, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि डच संसद द्वारा पारित घोषणा में मार्च 1602 में भूख कंपनी की स्थापना, इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली। पूर्वी केंद्र में, इसके पूर्वी केंद्र में बेटविया, इसका पूर्वी जो केंद्र था कहाँ स्थापित था? बेटविया नामक स्थान पर स्थापित था। और फिर डच क्या थे? भारत के पूर्वी भागों पर, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी तट पर फैक्ट्रियां खोली अपनी। और अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम पढ़ाने आ रहे हैं, देखते रहिएगा, बस बहुत मजा आएगा। मजा तो आ रहा होगा आप लोग को, एकदम समझ कर पढ़ा रहे हैं। 1605 ईस्वी में, अब यहाँ से पढ़ेंगे 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1605 में सोलह सौ पाँच में 1605 में कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1605 में मसूलीपट्टनम में। यहाँ तक हो गया आपको भाई, ये पट्टनम गलत लिखा है, मसूलीपट्टनम हो गया। और 1610 में पुलकट में, यहाँ हो गया में। फिर 1610 में कहाँ खोला था? पुलिकट में, पुलिकट में, ठीक है। 1610 में पुलिकट में, 1610 10 है भाई, हम लोग कंफ्यूज मत होना बस। 1610 में पुलिकट में, ठीक है।
1610 में पुलिकट में, और फिर 1616 में सूरत में, 1616 में सूरत में, 1616 में सूरत में, सूरत में, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से ऐसे कर दो, फिर यहाँ से लिख दो। फिर कहाँ किया, 1616 सूरत में, फिर 1641 में विमलपट्टम, 1641 में विमल 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 पट्टम, विमलपट्टम, विमलपट्टम, ठीक है, ये हो गया विमलपट्टम, ठीक है। 1641 में विमलपट्टम। फिर अगला है 1645 में करिकल में, 1645 में, 1645 में करिकल में, करिकल, ठीक है, 1645 में करिकल में। फिर आपका हो गया 1653 में चिंसुरा में, 1653 में, 1653 में चिंसुरा में, चिंसुरा, चिंसुरा कैसे लिखा है, हाँ ठीक, चिंसुरा, चिंसुरा में। ये एक लैंग्वेज है, देखना पड़ता है ना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखिएगा क्योंकि ये हर जगह पूछा जाएगा। चिंसुरा में। फिर 1658 में कासिम बाजार, फिर 1658 में, 1658 में यहाँ भी सब मिलता है, 1658 में कासिम बाजार, कासिम बाजार, बाजार कौमा, पटना बालासोर, पटना बालासोर, ठीक है, पटना बालासोर। और फिर वह नागापट्टनम, वह नागापट्टनम, पट्टनम में, नागापट्टनम में, ठीक है, कासिम बाजार, पटना बालासोर, वह नागापट्टनम में। ये हो गया 1658। अब अगला है तुम्हारा किसमें है, 1663 में कोचीन, 1663 में, 63 में कोचीन, कोचीन। ये मतलब क्यों लिखा रहे हैं ये देखो, ये मतलब क्या है, क्या किया था यहाँ पर, फैक्ट्रियाँ, अपनी फैक्ट्रियाँ क्या की थी, इतनी सारी चीज़ों में, ये जो मैंने पढ़ा रखा है इन सब में क्या किया था, डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ खोल रखी थी, ठीक है। ये क्या किया था, इन सब में, इन सब चीज़ों में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, ठीक है, ये था। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। 1605 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, ये चीजें आएंगी। 1616 में सूरत में, मसूलीपट्टनम ये पूछता है, पुलिकट में 1610 में, फिर 1641 में विमिलपट्टनम में, विमिलपट्टनम में, फिर 1645 में करिकल में, फिर 1653 में चिंसुरा में, चिंसुरा में पूछता है हमेशा। 1658 में 3-4 जगह खोली थी, कासिम बाजार में, पटना में, बालासोर में, व नागापट्टनम में, फिर 1663 में कोचीन में। यहाँ तक आराम से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पड़ाव पे, हम लोग अगले पड़ाव पे। अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसके शॉट ले लीजिएगा इसका। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला पढ़ाने जा रहा हूँ, एकदम मस्ती से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद अंग्रेजों वाला जो है वो बहुत बड़ा है, फिर अंग्रेज का जो है बहुत बड़ा है, उसको अगले दिन पढ़ाएंगे। इसको यहाँ तक 10 तक खत्म कर दें। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये मिट गया, खत्म। अब हम बताते हैं इसके आगे की कहानी।
ठीक है, ये हो गया खत्म। अब अगला कहानी सुनिए, आराम से पढ़ना है। डचों ने, ये डच था ना, ये मिल गए। फिर अब अगला है डचों ने, किसने? डचों ने क्या किया था 1605 ईस्वी में? अम्बोयना 1605 में, 1605 में अम्बोयना अम्बोयना अम्बोयना, ये हो गया। सही दिख रहा है कि नहीं? पता चला कि हम बोलते जा रहे हैं तो लिख ही नहीं पा रहे अम्बोयना, और राइटिंग बैठाएंगे तो याद जान लो दिक्कत है। अम्बोयना 1619 में मसाला द्वीप, 1619 में मसाला द्वीप 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 ठीक है, मसाला द्वीप द्वीप 1619 में मसाला द्वीप हो गया। सोलह सौ उन्नीस में मसाला द्वीप हो गया तथा 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 1658 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। 1658 में किस पे विजय प्राप्त की? श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अब ये श्रीलंका को रख के अब यहां से मैं कर देता हूं पर विजय प्राप्त की, इन तीनों पर विजय प्राप्त की। तो इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया है, हमेशा ये पूछता है क्योंकि पीसीएस में आया हुआ सवाल है कि डचों ने श्रीलंका पर कब विजय प्राप्त की? तो 1658 में। 1658 में किस किस देश, किस राज्य या देश पे विजय प्राप्त की? तो हो गया श्रीलंका। फिर 1619 में मसाला द्वीप में एक ये आ गया, 1605 में अम्बोयना में। तो लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है श्रीलंका के बारे में। ठीक है, 1641 में मलक्का में भी डच ने पुर्तगाली पर विजय की। 1641 डचों का इसका 1641 ईस्वी में पुर्तगालियों मलक्का में, 1641 में मलक्का ठीक है, मलक्का में पुर्तगालियों से विजय प्राप्त हुई। पुर्तगालियों से विजय प्राप्त हुई। ठीक है, किससे प्राप्त हुई? पुर्तगालियों से। डचों की 1641 ईस्वी में, डचों ने 1641 में मलक्का में पुर्तगालियों को हरा दिया, मतलब विजय प्राप्त कर लिया इस पे। ठीक है, ये हो गया। फिर डचों की व्यापारिक संस्था वो एक नवीन प्रकार की संस्था थी। इसकी जो कंपनी थी वोग, ठीक है, वो कंपनी जो थी वह एक नवीन प्रकार की संस्था थी। नवीन प्रकार की संस्था थी। ठीक है, नवीन प्रकार की संस्था थी और इस प्रयोग से डचों को पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। और इस प्रयोग से क्या किए ये लोग? इस प्रयोग से डचों ने क्या किया? किसने किया? डचों ने क्या किया? पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। तोड़ने में मदद मिली। ठीक है, मदद
मेरी, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, इन तीनों जगह पे विजय प्राप्त कर लिया। किसने किया? डचों ने। डचों ने फिर क्या किया? 1647 में मलक्का में पुर्तगालियों से विजय प्राप्त की। मलक्का पर पुर्तगालियों से विजय प्राप्त की। फिर डचों की जो कंपनी थी वो कंपनी नवीन प्रकार की संस्था थी, और इसका प्रयोग करके डचों ने पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद हासिल की। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मिटा दें, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका नोट्स मैंने दे रखा है टेलीग्राम में। ये हो गया। 1632 में क्या किया? 1632 में, ठीक है, 1632 में क्या किया? हुगली क्षेत्र से डचों ने पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। 1632 में हुगली ये पूछता है एग्जाम में, किस क्षेत्र से हटाया था? हुगली क्षेत्र से। हुगली क्षेत्र से क्या किया? पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या की? किसने हटाया? डचों ने। किसने हटाया? डचों ने। ठीक है, डचों ने 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। अब 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को श्रीलंका से हटाया। क्या किया? श्रीलंका को कब हटाया था? 1658 में। 1658 में डचों ने, किसने? डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। कहाँ से हटाया? श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से हटाया। दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। 1632 में, ये देखिएगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको 1658 में। ठीक है, 1658 में, ये 1632 है। 3 बना दो, 3 2। ठीक है, 1632 में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को हटाया। फिर 1658 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा रहा हूँ, ये आता है एग्जाम में, यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस में भी डेली हमेशा पूछता है। डचों ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली क्षेत्र से हटा दिया। ठीक है, 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को श्रीलंका से हटा दिया। ठीक है, अब फिर यहाँ से बढ़ेंगे। 1659 में पुर्तगालियों को तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम जीता। फिर 1659 में 1659 में इसने क्या किया? पुर्तगालियों को तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम जीता। पुर्तगालियों से तंजौर तट पर स्थित क्या था? नागापट्टनम जीता। नागापट्टनम जीता। ठीक है, 1659 में पुर्तगालियों से तंजौर तट पर स्थित, ये तंजौर है भाई, तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम जीता। किसने जीता? डचों ने। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है। नागापट्टनम को कब जीता था? 1659 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर
1650 में क्या किया था इसने, 1650 के दशक में, 1650 ऐसे लिख दीजिए, 1650 के दशक में, ठीक है, क्या किया था इन्होंने, डच कंपनी ने कासिम बाजार में, किसने, डच कंपनी ने कासिम बाजार में, डच कंपनी ने कासिम बाजार में क्या किया था, डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग, स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित करा, ठीक है, स्थापित किया। यहाँ तक हो गया भाई। अब इसको रट ढालिए एकदम, गौर के पी जाइएगा। अब इतने अच्छे से हम समझा रहे हैं, शायद कोई समझाता होगा इतना बढ़िया। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। 1659 में पुर्तगालियों से तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम जीता। ये हो गया किसने, डचों ने। अब इतना बढ़िया समझा दिए भाई, यहाँ तक हो गया है। अब एक बढ़िया चीज है, डच आंग्ल संघर्ष के बारे में हम जानेंगे कि लड़े कर गए थे और किस कारण से हुआ। ठीक, ये हो गया खत्म। ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब डच आंग्ल संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। डच आंग्ल संघर्ष, डच आंग्ल संघर्ष, डच आंग्ल संघर्ष के बारे में जानते हैं। डच आंग्ल संघर्ष, ठीक है, डच आंग्ल संघर्ष के बारे में जानते हैं। पुर्तगालियों द्वारा, लिखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों द्वारा, यहाँ पुर्तगालियों द्वारा क्या किया इन्होंने, पुर्तगालियों द्वारा क्या किया, नियंत्रित अंतर एशियाई, पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई, ठीक है, नियंत्रित एशियाई व्यापार पर क्या किया, पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने अपना कब्जा कर लिया। डचों ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब 1641 में मलक्का पर, लिखिएगा, 1641 में मलक्का पर 1641 में, अभी दिख रहा होगा, कभी चल रहा है, 1641 में मलक्का पर 1647 में मलक्का पर, ठीक है। फिर 1655 से 56 में कोलंबो था, 1655 से 56 में, 1655 से 56 में, 1655 से 56 में कोलंबो तथा कोलंबो
ठीक है। फिर 1659 से 63, 1659 से 63 में कोचीन, ठीक है। ये क्या किया था, इन तीनों जगह पर क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया। 1648 में मलक्का पर, 1656 या 55 में कोलंबो पर, 1659 से 63 में कोचीन पर डचों ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर यहां से शुरू हो गया मार, देखिएगा कहाँ लड़ाई शुरू हो गया, मार झगड़ा नहीं शुरू होगा ना, जब भाई सब जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है तो भाई जाहिर सी बात है दूसरा वाला लड़ेगा ही। तो यहाँ से देखिएगा, इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुर्तगाली द्वारा नियंत्रित एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। 1641 में मलक्का पर, 1655 से 56 में कोलंबो पर और 1659 से 63 में कोचीन पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों के संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के मध्य, 17वीं यहाँ पे लिखेंगे, 17वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के मध्य क्या हो गया, मुझसे भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में, कहाँ हो गया, भारत तथा हिंद महासागरीय, भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में, ठीक है। भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या किया, इसमें महासागरीय क्षेत्र में इसने क्या किया, प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों के संघर्ष आरंभ हो गए। इन दोनों प्रभुता की स्थापना के लिए किसमें, डचों तथा अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गए, संघर्ष का लड़ाई आरंभ हो गई, संघर्ष आरंभ हो गए, यहाँ तक हो गया। 17वीं शताब्दी, भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डचों तथा अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यूरोप में तीन आने, अब इस शताब्दी में यूरोप में तीन आंग्ल युद्ध, तीन क्या है, आंग्ल डच युद्ध लड़े गए, आंग्ल डच युद्ध लड़े गए, ठीक है, लड़े गए, ठीक है। यूरोप में तीन आंग्ल डच युद्ध लड़े गए। 17वीं शताब्दी के बाद यूरोप में तीन डच आंग्ल युद्ध लड़े गए। अब तीसरे आंग्ल डच युद्ध 1772 से 74 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तीसरा डच आंग्ल युद्ध, ठीक है। इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। 17वीं शताब्दी के मध्य भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डचों तथा अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यूरोप में तीन डच आंग्ल युद्ध लड़े गए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थर्ड वाला है, उसको लिखा दे रहा हूँ, यहीं तक आता है एग्जाम में, तो आप लोग कह रहे इत्मीनान से पढ़ाएंगे, बढ़िया से मजे से आएगा। अब ये देखिएगा, तीसरे डच आंग्ल युद्ध
तीसरे देखिए कुछ और थर्ड, तीसरा थर्ड डच आंग्ल युद्ध, थर्ड डच आंग्ल युद्ध, थर्ड डच आंग्ल युद्ध, थर्ड मतलब तीसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा लिख रहा हूँ, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज हो गया। थर्ड डच आंग्ल युद्ध क्या है? तीसरा डच आंग्ल युद्ध 1772 से 74 में, 1772 से 74 में, 1772 से 74 में, ठीक है, 74 में, 1772 से 74 में सूरत और बॉम्बे में, सूरत और बॉम्बे में, ठीक है, सूरत और बॉम्बे में, और सूरत है भाई, इसको नाम हो गया यहाँ से आवाज आ रही, मुझे पढ़ा नहीं। सूरत, सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की गई बस्तियों के बीच संचार, अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच, की नई बस्तियों के बीच संचार, संचार, संचार क्या लिखा है? संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे, निरंतर ध्वस्त होने लगे, ध्वस्त होने लगे, ठीक है, होने लगे। बंगाल की खाड़ी में 2-3 अंग्रेज जहाजों पर कब्जा कर लिया गया। अब इन्हीं से देखो, यह शुरू होता है भाई मार, देखिएगा बिल्कुल वही है ना, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में 3 अंग्रेजी जहाज, 3, 2 से 3, 2 से 3, 2, 3 अंग्रेजी जहाज, अंग्रेजी जहाज, 2 से 3 अंग्रेजी जहाज, अंग्रेजी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया, कर लिया गया। अब भाई मान ही में भाई, कहा नहीं कि भोजपुरी में एक कहावत है कि अखाड़ा में मतलब पहलवान हो जाए, तो वही चीज है इसमें कि ये लोग फिर अभी हार जाएंगे सारे। अब ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है ये अंग्रेजी 2-3 अंग्रेजी जहाज को ये लोग कब्जा कर लिए भाई। तीसरा डच आंग्ल युद्ध 1772 में सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की नई बस्तियों की संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। फिर बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 अंग्रेजी जहाज पर कब्जा कर लिया। इसी के चलते फिर क्या हो गया, 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा, अब देखो यही हार है खाली। अभी तो यही है ना, कहने अखाड़े के साले यहाँ क्या मतलब था इसको, जब हारना ही था। यहाँ देखिएगा फिर ये क्या हुआ, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, 1759 में, 1759 में, 1759 में 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गए। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा डच भारत में पराजित हो गए, पराजित हो गए, ठीक है, हो गए। यहीं तक इनका खेला था, बस यही तक था। 1759 में
किसमें? बेदरा के युद्ध में, बेदरा के युद्ध में, युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में, बेदरा के युद्ध में हुआ, अंग्रेजों द्वारा डच भारत में पराजित हो गए, जहां तक कि फिर उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी डचों की वो चकनाचूर हो गई। फिर डच शक्ति पूर्वी एशिया के, डच शक्ति क्या हो गई? पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। जो जो डच शक्ति, डच शक्ति, डच शक्तियां जो थी, डच शक्तियां जो थी वो पूर्वी एशिया तक, पूर्वी एशिया के द्वीपों तक, के द्वीपों तक सिमट कर रह गई, सिमट कर रह गई, यहीं तक था। ठीक है, यहीं तक था। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से भाई। हो गया, डच आपके खत्म हो गए भाई। तीसरा, डच आंग्लियों 1772 से 74 में सूरत बॉम्बे अंग्रेजों की बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 अंग्रेजी जहाजों को डचों ने कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डच भारत में पराजित हो गए। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो चकनाचूर होकर रह गई। फिर डच शक्तियां जो है पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई, यहीं तक था भाई। तो कहने का मतलब यह है कि इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़िए, बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय होकर पढ़िए, और कुछ नहीं चाहिए। तो यूपीपीसीएस और आरओ के लिए मस्त तैयारी करिए। और मैं सारे नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर, सॉरी उसके क्या नाम है, टेलीग्राम आईडी पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे जो इसके नोट्स हैं मैं दे दिया हूँ, पहले से ही दे दिया हूँ। तो अब आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्लास बहुत अच्छी चली गई। तो ऐसे ही मस्त होके पढ़िए, एकदम मस्त एंजॉय होके। और जो भी क्वेरी हो, जो चीज़ ना समझ में क्या नहीं आई होंगी, आज अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एंजॉय करिए, और आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाइए, और खुद भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए। ठीक है, चलते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे, चलते हैं फिर। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने आसपास के दोस्तों को भी कहिएगा कि अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह जरूर फॉलो करें। ठीक है, क्या नाम है चैनल का? मेरा नाम है अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर, लिख दे रहा हूँ, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ठीक है, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ये मेरे चैनल का नाम है। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, अपना ध्यान रखिएगा, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।